हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 11th का फिजिक्स, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब मोशन इन 2D यानी द्विविमीय गति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं समतल में गति, उसका बेसिक पार्ट किए हैं और बेसिक थोड़ा थोड़ा 2-3 न्यूमेरिकल भी किए हैं। तो आज हमें इसका रियल पार्ट स्टार्ट करना है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन, जो आपका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते क्योंकि ये चैप्टर 2 पार्ट है ही। एक आपका पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन है यानी प्रक्षेप गति है, और एक दूसरा पार्ट आपका सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति है। तो एक पूरा मेन पार्ट ही है, समझ लो ये। तो हम क्या देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रक्षेप्य गति। आपको बताया गया है इसके इंट्रो पार्ट में क्या, कि जब कोई कण, किसी कण को जो आप फेंकोगे तो उसका कुछ न कुछ वेलोसिटी होगा, तो और उस जरूरी नहीं कि बिना एक्सीलरेशन के कण गति करे, तो कुछ न कुछ आप एक्सीलरेशन भी दोगे। तो अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच, वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन के डायरेक्शन के बीच कुछ न कुछ एंगल बने 0 अंश या 180 अंश के अलावा, इस स्थिति में जो कण होता है वो आपका द्विविमीय गति करता है। अगर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो, या जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो, तो उस केस में पार्टिकल मोशन इन 1D यानी एक सीधी रेखा में एक विमीय गति करता है, एक सीधी या सरल रेखा में गति करता है। लेकिन अगर कण के वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में 0 अंश या 180 अंश के अलावा, इन दो एंगल के अलावा कुछ एंगल बने इनके बीच में, तो उस समय जो कण का गति होता है वो क्या होता है, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रक्षेप गति होता है। यानी उस समय कण द्विविमीय गति करता है। और आपको वहां पर हमने एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था अमरूद को लेके ना, कि अगर वहां पर जब आपने कण को फेंका था तो उसका पाथ किस तरीके था। तो ध्यान से देखो, आपको बताया गया कि जब भी आपको प्रक्षेप गति या मोशन इन 2D करना होगा, आप सभी चीज को, आपको जितने भी डेटा दिए होंगे, यानी वेलोसिटी, क्योंकि आपको पता है ना, एक होता है प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, एक होता है अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी, एक होता है एक्सीलरेशन यानी त्वरण, एक होता है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। इन सभी को, क्योंकि अब पार्टिकल क्या होगा, कुछ न कुछ इसका मोशन एक्स में भी होगा और कुछ न कुछ इसका मोशन वाई में होगा। आप सभी को एक्स में अलग तोड़ो और वाई में अलग तोड़ो। बात समझ आ रहा है ना। और जो आप गति के तीनों समीकरण जानते हो, v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, और आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन तीनों इक्वेशन को x एक्सिस के लिए आप अलग से लगाओ और y एक्सिस के लिए आप अलग से लगाओ। एक एग्जांपल थोड़ा हम आते हैं, इससे पहले हल्का सा आप समझ लो। जैसे मान लो, ध्यान से देखो, यहां पर ये आपका x एक्सिस है और मान लो ये आपका क्या है, y एक्सिस है। अगर कोई एक कण है, उसका वेलोसिटी इस तरीके से, उसका जो हमने उसे फेंका किस वेलोसिटी से, मान लो 2 मीटर पर सेकंड के वेग से हमने फेंका, x एक्सिस से कितना एंगल बनाते हुए, 30 अंश का एंगल बनाते हुए। मान लो कि यहां पर एक्सीलरेशन हमने ऐसा सेटअप किया है, उसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, और कितना, 2 या 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हम मान लेते हैं। बात समझ आ रहा है ना। तो अब सीधी सी बात है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में 0 अंश या 180 अंश के अलावा एंगल बना है, 30 अंश का एंगल बना है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल होगा एक सीधी रेखा में, अब ये सीधी ऐसे नहीं जाएगा, तो अब ये कुछ इस तरीके से यानी द्विविमीय गति करेगा। बात समझ आ रहा है ना। 2D मोशन होगा। तो अब जब 2D मोशन होगा तो वहां पर आपको x के लिए अलग से लेके चलना है, y के लिए अलग से लेके चलना है। तो जितने भी चीज आपको मालूम है सबको आप x में अलग से सॉल्व करो, y में अलग से सॉल्व करो, और फिर लास्ट में जो जो चाहिए दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन करना मतलब i कैप j कैप लगा लगा के आपको रिजल्ट बताते जाना है। जैसे यहाँ पर बताओ, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसका 2 घटक होगा, इसका एक घटक x की तरफ होगा और इसका एक घटक y की तरफ होगा। इसका जो x की तरफ घटक होगा, आपको अभी इसके पहले रिजोल्यूशन आप वेक्टर पढ़े हो, सदिशों का वियोजन है, तो वहां पर आपने देखा है कि इसका जो x घटक आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 cos 30, क्योंकि जिस साइड एंगल जिस अक्ष से सटा होता है उधर आपका क्या आता है, cos, और एंगल जिधर से जिस एक्सिस से नहीं सटा था उधर क्या जाता है, साइन। तो ये कितना हो गया, 2 cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, आया कितना, √3। बस समझ आ रहा है ना। यानी इस वेलोसिटी का जो x घटक आया वो कितना आया, √3 मीटर प्रति सेकंड, और इसका जो y घटक आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, uy। तो uy कितना हो जाएगा, 2 sin 30।
अरे इस u का एक इधर घटक जाएगा y एक्सिस की तरफ, तो इसका जो y एक्सिस की तरफ घटक होगा कितना होगा 2, और एंगल 30 है, इससे नहीं सटा तो sin 30, यानी 2 गुणे sin 30 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो, कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड। यानी इस वेलोसिटी का एक घटक x तरफ होगा इतना, और इस वेलोसिटी का एक घटक होगा y की तरफ इतना। बात समझ आ रहा है ना। सेम ऐसे यहाँ पर एक्सीलरेशन का बात करना है। अब ये जो एक्सीलरेशन है इसको भी आप x और y में तोड़ो, तो फिलहाल यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है पूरा का पूरा किस डायरेक्शन में, x एक्सिस में है, तो यानी एक्सीलरेशन का जो x घटक होगा वो कितना होगा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, और एक्सीलरेशन का जो y घटक होगा वो कितना होगा 0। पूरा का पूरा एक्सीलरेशन x एक्सिस में है ना साहब, y एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो जब y एक्सिस में एक्सीलरेशन नहीं है तो y एक्सिस में उसका घटक कितना हो गया 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आप जो गति का समीकरण जानते हो क्या, v बराबर u प्लस at, इसे आप x के लिए अलग लगाओगे y के लिए अलग लगाओगे, यानी vx बराबर, जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि कुछ टाइम बाद फाइनल वेलोसिटी बताओ, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद आपको बताएगा कि नेट वेलोसिटी बताओ, तो नेट वेलोसिटी बताने का मतलब पहले आप x में वेलोसिटी अलग से निकालो, y वेलोसिटी अलग से निकालो, फिर फाइनली दोनों को कंबाइन कर दो। बात समझ आ रहा है ना। तो x में कैसे वेलोसिटी निकालोगे, vx बराबर ux इनिशियल वेलोसिटी का x घटक प्लस ax यानी एक्सीलरेशन का x घटक इनटू टाइम t। अब ध्यान रखना जो टाइम होता है उसका x और y घटक नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल जितने टाइम तक, क्योंकि जब कोई पार्टिकल ऐसे 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 करके चल रहा है तो जितना टाइम वो x में चला उतना ही टाइम वो y में चला है। ये हो सकता है कि x में कम ही दूरी चला हो, y में ज्यादा दूरी चला हो। अगर x में वेलोसिटी उसका कम रहा होगा और y में वेलोसिटी ज्यादा रहा होगा तो कम ही उतने ही टाइम में, जब वेलोसिटी ज्यादा रहा होगा तो ज्यादा दूरी तय करेगा, और जब वेलोसिटी कम होगा तो कम ही दूरी तय करेगा। तो इस बात को याद रखना, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि x में कितना दूरी चला है और y में कितना दूरी चला है, लेकिन जितना समय, मैं क्या बोल रहा हूं मेरी बात को ध्यान से सुनना, जितना समय वो x में चला है उतना ही समय वो y में भी चला होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए अगर यहाँ पर हम टाइम t लिखेंगे तो y के लिए अगर लगाना होगा फार्मूला तो वी वाई बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस के लगाना है तो वेलोसिटी का y घटक बराबर होगा ui प्लस ए वाई टी। आपने ये इक्वेशन जो v बराबर u प्लस ए टी जानते हो, आप x एक्सिस के लिए अलग से लगाओगे और y एक्सिस के लिए अलग से लगाओगे। तो आपको u x पता ही है √3, ax आपको पता ही है, बस आपको टाइम बता दें कि 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद जो टाइम बताएगा आप उस टाइम को ले जाके रखो, हल करो x का। जैसे मान लो हमें केवल एग्जांपल ले रहे, vx बराबर आ गया 2, हल करने के बाद किसी एक टाइम का आपको दिया, उस टाइम के लिए आपको vx हल करने के बाद कितना आया 2, आप y को में हल किए तो मान लो ये vy आ गया 3, अरे ui आपको पता है ना, ले जाके रखोगे। ay आपको पता है, ay तो 0 तो 0 का गुणा किए 0 आ जाएगा, लेकिन हमेशा 0 हो ये जरूरी नहीं है, कभी कुछ हो भी सकता है। तो मान लो हल करने के बाद जैसे आपने जो भी दिया होगा देख के रखा, और हल करने के बाद मान लो कितना आ गया 3। तो अब अगर आपको फाइनल वेलोसिटी बताना होगा तो फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या है, vx आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो फाइनल वेलोसिटी कितना आया, vx आपको कितना है 2 आई कैप प्लस वी वाई आपका कितना है 3 जे कैप। इस तरीके से आप उसका क्या बताओगे फाइनल वेलोसिटी। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप ये इक्वेशन लगाओगे। फिर दूसरा इक्वेशन आपका क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अरे यही होता है ना आपका दूसरा इक्वेशन गति का। तो x एक्सिस के लिए आप अलग लगाओगे, y एक्सिस के लिए आप अलग लगाओगे, यानी इस इक्वेशन को आप क्या लिखोगे, vx का स्क्वायर बराबर ux का स्क्वायर प्लस 2ax s x का मतलब क्या है, x एक्सिस में विस्थापन, और y एक्सिस के लिए लगाओगे तो vy का स्क्वायर बराबर uy का स्क्वायर प्लस 2ay sy। ऐसे जो तीसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसको भी आप x एक्सिस के लिए अलग से लगाओगे, y एक्सिस के लिए अलग से लगाओगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से जब भी मोशन इन 2D का क्वेश्चन आएगा, चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन हो चाहे कौन सा भी कैसा भी मोशन हो, अगर वो मोशन इन 2D का है सर्कुलर मोशन को छोड़ के, क्योंकि सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट अलग आपको पढ़ाया जाएगा, तो जब इस तरीके का आपका मोशन आएगा आप सभी डेटा को x एक्सिस के लिए अलग से लिखो, y एक्सिस के लिए अलग से लिखो। तीनों इक्वेशन x एक्सिस में आप अलग से लगाओ और y एक्सिस में आप अलग से लगाओ। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलो फिर हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है, ध्यान से आप देखो, क्योंकि आपको पता है कि जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, गुरुत्व के अधीन गति होता है, तो एक्सीलरेशन हमेशा उस वस्तु पर किधर लगता है, किधर लगता है, ग्राउंड की तरफ। क्योंकि किसी भी वस्तु को अगर आपने हवा में छोड़ दिया, हवा में फेंक दिया, उस पर जो एक्सीलरेशन लगेगा वो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, ग्राउंड की तरफ। ग्राउंड उस वस्तु को आपका जो अर्थ होगा, धरती होगा,
पृथ्वी होगा उस वस्तु को सदैव अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा कि नहीं प्रयास करेगा। तो सेम हमको यहीं पर पढ़ना है। तो इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहला प्रोजेक्टाइल हमको पढ़ना है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल यानी धरती से धरती पर प्रक्षेप गति पढ़ना है। अब यहाँ पर धरती से धरती का मतलब क्या है, ध्यान से पहले थोड़ा सुन लो। जैसे मान लो आपका अर्थ है, किसी भी चीज को आप यहां से फेंके तो क्या ये वस्तु घूम के गिर के धरती पे आके गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अरे आपने किसी वस्तु को फेंका तो क्या हुआ, फिर वो घूम के धरती पे आके गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो जब किसी वस्तु को आप धरती से फेंको और वो धरती पे आके गिरे तो इसे बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसा भी हो सकता है किसी भी चीज को, जैसे मान लो आपका अर्थ है, इस पे कोई आपका एक घर बना है, आप इस घर के छत पे चले जाओ तब जाके किसी वस्तु को फेंको। तो जब आप यहां से किसी वस्तु को फेंकोगे तो क्या ये कुछ आके इस तरीके से गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो इसे बोलेंगे कुछ हाइट से धरती पर प्रोजेक्टाइल। बात समझ आ रहा है ना? तो पहले अपना कौन सा केस करते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का बात आएगा तो पहले आप समझ लो कि जो ये आपका कण होता है, जिस कण को आप फेंकते हो इस कण को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप्य। इस कण का नाम क्या होता है? कण का नाम क्या होगा? प्रक्षेप, प्रोजेक्टाइल। और इसका जो मोशन होगा, जैसे आपको पता है कि ये जाते 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 क्या होगा, ऐसे आके यहां पर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो इसका ये जो मोशन होगा, इसके मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति। ये सब डिफिनीशन हम लोग नहीं लिखेंगे, केवल आपको ऐसे बेसिक बेसिक बात है, हम लोग सवाल में इन वर्ड का यूज करेंगे इसलिए आपको समझा दे रहे हैं। कण को क्या बोलोगे? प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप। और इस कण का जो गति है, इस गति को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आ रहा है ना? और इसका जो पाथ होगा यानी जो रास्ता होगा, इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ यानी प्रोजेक्टाइल पथ, प्रक्षेप पथ। और ये पथ होता कैसा है? पैराबोला। जब आपको बेसिक मैथ पढ़ाया गया तो वहां पर आपको बताया ना, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, दीर्घवृत्त, ये सब आपका क्या होता है। तो इसका जो पाथ होता है यानी इस जो कण का जो पाथ होता है, इस पाथ को हम लोग पाथ यानी पथ यानी रास्ता, इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल पाथ यानी प्रक्षेप्य पथ। और ये होता कैसा है? पैराबोला यानी पैराबोला को कहते हैं परवलय। इसका जो देखो पथ कैसा है, परवलय जैसा है नहीं है? अरे आप वहां पर कई प्रकार के परवलय जानते हो, ये भी आपका एक परवलय है, ये भी आपका एक परवलय, ये सब परवलय ही तो है। तो ये भी तो इसी शेप का है ना, तो ये आपका पैराबोला यानी क्या हो गया? परवलय। अब ध्यान से देखो, जब किसी वस्तु को आप फेंकोगे तो देखो यह चलते 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 यहां तक पहुंचा, तो यह एक्स एक्सिस में टोटल जितना डिस्टेंस कवर किया, कण को जो आप जमीन पर प्रोजेक्टाइल किए, फेंके, तो उस केस में वो एक्स एक्सिस में यानी सीधा कितनी दूरी आगे बढ़ा, आगे कितना दूरी चला एक्स एक्सिस में, इसको कहते हैं हम रेंज, या कहीं कहीं बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास। और इसे हम सिंपल क्या बोलेंगे? परास। बात समझ में आ रहा है ना? कण एक्स एक्सिस में जब यहां से चल के यहां पर गिरा तो एक्स एक्सिस में कितना आगे चला, कि एक्स एक्सिस में कितना दूर जाके गिरा, उसी को हम क्या बोलेंगे? रेंज। कभी कभी हॉरिजॉन्टल रेंज बोला जाएगा, क्षैतिज परास, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में केवल परास या रेंज बोलेंगे। और ध्यान से देखो, जब कण आगे बढ़ रहा है तो क्या इसका हाइट यहाँ पर इतना हुआ, इस टाइम पर हाइट इतना हुआ, फिर हाइट और बढ़ा, फिर हाइट और बढ़ा, फिर हाइट एकदम मैक्सिमम आया, फिर उसके बाद हाइट देखो धीरे धीरे कम होने लगा कि नहीं कम होने लगा, हाइट कम होने लगा कि नहीं कम होने लगा। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है इसी को हम लोग कहते हैं अधिकतम ऊंचाई। वाई एक्सिस में तय की गई सबसे अधिकतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। तो इसे क्या बोलेंगे? अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे एच मैक्स। बात समझ में आ रहा है ना? तो क्या ये सब नाम आपको क्लियर है? ठीक है। तो इसमें कुछ आप नोट याद रखना, बात को याद रखना। बात क्या है? ऑब्जर्वेशन है केवल। जब किसी कण को, मान लो कि ये आपका एक कण था, इसको आपने किसी एंगल, या चलो आप इतना, अगर आपको ये लिखना है तो आपको ऐसे फिगर बना के आप लिख सकते हो केवल वैसे समझने के लिए अपने।
हम इस पे अब नया फिगर बनाते हैं और नया फिगर बना के आपको फिर आगे समझाते हैं। ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि यह आपका एक कण है, इस कण को आपने कुछ एंगल मान लो थीटा एंगल से फेंका, तो आपको पता है कि ये जो कण होगा, यह कण कुछ इस तरीके से आके फिर आपका ग्राउंड पे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बोलो। तो जब ये कण चला तो इसके वेलोसिटी का ध्यान से देखो, कुछ यक्स घटक आएगा यानी यू यक्स होगा, और इस वेलोसिटी का कुछ वाई घटक होगा यानी यू वाई होगा। तो बताओ यू यक्स कितना होता है, यू कॉस थीटा। अरे इधर सटा हुआ तो कहाँ जाएगा, एंगल जिस एक्सिस से सटा होता है उधर जो घटक आता है वो कास में तो आता है, नहीं आता है। तो अगर ये आपका u वेलोसिटी से फेंके थे और x एक्सिस से थीटा एंगल पे, तो x एक्सिस के साइड कास ही तो जाएगा, तो u कितना आ जाएगा, u cos थीटा। और जो y एक्सिस के साइड वेलोसिटी होगा uy, वो कितना होगा, u sin थीटा। बात समझ में आ रहा है ये चीज। अब बताओ क्या एक्सीलरेशन किधर होगा, क्योंकि आपने इसको जब फेंका हवा में फेंका है, हवा से हवा पूरा चलेगा, तो ये क्या होगा, आपने इसे अभी अपने से कुछ एक्सीलरेशन नहीं दिया, बस ऐसा सेटअप कर दिया कि कुछ वेलोसिटी से निकला, लेकिन जब तक ये पूरा हवा में रहेगा तो इसे हमेशा केवल अर्थ ही तो अपनी तरफ खींचेगा। यानी जो कुछ भी एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सदैव नीचे की तरफ होगा, यानी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सदैव वाई के डायरेक्शन होगा, यानी एक्सीलरेशन पूरा क्या होगा, वाई। और ये आपका ये जी के बराबर होगा, यानी 9.8, जिसे हम लोग अपने सरलता के लिए कितना लेते हैं, 10। क्या एक्स एक्सिस में भी एक्सीलरेशन लगता है, पूरा का पूरा जो एक्सीलरेशन होगा कि नीचे की तरफ लगता है, नीचे की तरफ यानी वाई एक्सिस की तरफ। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, यानी एक्सीलरेशन का जो यक्स घटक होगा वो कितना होगा, इधर इस साइड तो कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, जो आपका पूरा एक्सीलरेशन वो किधर होगा, ग्राउंड की तरफ, यानी एक्सीलरेशन का जो वाई घटक होगा वो कितना होगा, माइनस जी। माइनस क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ प्लस होता है और नीचे की तरफ क्या आता है, माइनस। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन तो नीचे की तरफ है, तो जब नीचे की तरफ है तो आपका कितना हो जाएगा, ये जी वैल्यू वाइज है, लेकिन लिखोगे जब आप माइनस जी लिखोगे। बात समझ में आ रहा है। और आपको ये पता है अगर एक्सीलरेशन ना हो, एक्सीलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को बदलता है। एक्सीलरेशन त्वरण होता क्या है, वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। तो जब वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो एक्सीलरेशन नहीं होगा, अगर एक्सीलरेशन है मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो जब x एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, देखो x एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन है नहीं है, तो अगर x एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो पार्टिकल का x एक्सिस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी नहीं बदलेगा। यानी पार्टिकल का यहां पर x एक्सिस में वेलोसिटी कितना था, u cos थीटा। तो जब पार्टिकल मान लो यहां पर पहुंचे तो यहां पर पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा, इसका इसमें भी कुछ x वेलोसिटी होगा, कुछ y वेलोसिटी होगा। जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो इसका भी कुछ x वेलोसिटी होगा, कुछ y वेलोसिटी होगा। और जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो यहां पर पूरा का पूरा वेलोसिटी x में आ जाएगा। अभी बताएंगे y वेलोसिटी क्यों कम होगा, लेकिन यह याद रखना पूरे मोशन के दौरान पार्टिकल यहां भी पहुंच गया तो यहां पर उसका कुछ x वेलोसिटी होगा, पार्टिकल नीचे जा रहा है तो y का वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन हो गया होगा। तो पूरे मोशन के दौरान उसका x एक्सिस में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो नहीं चेंज होगा। तो अगर x एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो इस पार्टिकल का x एक्सिस में क्या वेलोसिटी बदलेगा, एक्सीलरेशन होता तो वेलोसिटी बदलता, तो अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी नहीं बदलेगा। आप इस बात को याद रखना क्या, कि पूरे गति के दौरान ये केवल अपने समझने के लिए है ना, पूरे गति के दौरान कण का, या सीधा हम ऐसे लिख दे रहे हैं यू एक्स मतलब कण का x अक्ष की दिशा में जो वेग आएगा, यू एक्स या वी एक्स, ये तो प्रारंभिक वेग होगा और एक किसी भी टाइम पे वेग है, ये क्या होगा, नहीं बदलेगा। यानी वी एक्स ये क्या होगा, कांस्टेंट, नियत होगा। गति का कण का पूरे गति के दौरान x एक्सिस में वेलोसिटी नहीं बदलेगा। कोई रीजन पूछेगा क्या रीजन है, तो उसका यही रीजन है क्योंकि x एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो जब x एक्सिस के डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो x एक्सिस के डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी नहीं बदलेगा। यानी अगर यहाँ पर वेलोसिटी का x घटक 5 मीटर पर सेकंड आ गया, इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी का x घटक 5 ही होगा, इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी का x घटक केवल 5 होगा। ध्यान से, मैं केवल x घटक का भी बात कर रहा हूँ, y घटक का बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप बात करते हैं y घटक पे।
तो जब y घटक का बात होगा, क्योंकि पार्टिकल का डायरेक्शन सॉरी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा नीचे है, पार्टिकल को जो आपने शुरू फेंका तो उसका जो वेलोसिटी का y घटक है वो किस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में? अरे देख के बताओ, यही आपका वेलोसिटी था, इसका x घटक इधर आया और इसका y घटक इधर आया, यानी y घटक किधर है, तो वेलोसिटी का y घटक किधर है, ऊपर, और एक्सीलरेशन का y घटक किधर है, नीचे। यानी एक्सीलरेशन क्या करता है, अगर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन उसके अपोजिट हो गया तो उसकी वेलोसिटी को कम करेगा, यानी पार्टिकल का धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होता जाएगा, नहीं, केवल वेलोसिटी मत बोलना, y एक्सिस में जो वेलोसिटी होगा वो कम होता जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? यानी अगर यहां पर ध्यान से देखो y एक्सिस वेलोसिटी ये है, तो यहां पर देखो y एक्सिस वेलोसिटी मैंने थोड़ा इससे कम बनाया था, देखो y एक्सिस वेलोसिटी कम हो गया, यहां पर और कम हो गया, और यहां पर जीरो। खुद सोचो, जब आप पार्टिकल को ऐसे फेंकते हो तो धीरे धीरे उसका y एक्सिस वेलोसिटी कम होता होता रुक जाता है पार्टिकल, और रुकने बाद फिर से क्या आने लगता है, नीचे आने लगता है। सेम अगर आप x एक्सिस को इसमें भूल जाओ तो y एक्सिस में वही हो रहा है, शुरुआत में वेलोसिटी जितना था धीरे धीरे इसका वेलोसिटी कम कम होते होते जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद उसका वेलोसिटी कितना होता था, जीरो, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में आता था। तो सेम वैसे यहां पर वेलोसिटी का जो भी y घटक होगा उससे यहाँ पर वेलोसिटी का y घटक कम हो जाएगा, आगे वेलोसिटी का y घटक और कम हो जाएगा, और इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद मान लो ये आपका मैक्सिमम हाइट है, क्या है, h मैक्स, h मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद यानी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका y वाला वेलोसिटी का घटक कितना हो जाएगा, जीरो। हम इस बात का बहुत ज्यादा प्रयोग करेंगे, जब पार्टिकल अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा उस समय उसके वेलोसिटी का जो y घटक होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों, देखो y धीरे धीरे उसका वेलोसिटी, क्योंकि अगर थोड़ा भी y में वेलोसिटी बचा रहेगा तो फिर और आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, वो और ऊपर जाने का प्रयास करेगा, और जैसे उसका वेलोसिटी जीरो वहीं से वो नीचे आना स्टार्ट करेगा, लेकिन उसी समय उसका x में भी वेलोसिटी है तो डायरेक्ट नीचे ना गिर के, जब उसका x में वेलोसिटी रहेगा तो आगे जाके नीचे गिरेगा। बात समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है? और जब मैक्सिमम हाइट से आगे चलेगा तो उसका धीरे धीरे y एक्सिस का, जैसे मान लो x में वेलोसिटी जितना पहले था उतना अभी भी होगा, लेकिन यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर देखो कुछ बढ़ा और बढ़ा, फिर यहाँ पर और बढ़ा, और यहाँ पर जितना यहाँ पर जिस वेलोसिटी से ऊपर गया था उसी वेलोसिटी से क्या गिरेगा, नीचे, और x में उतना ही वेलोसिटी रहेगा। तो क्या आपको ये पूरा बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? क्या कि जब पार्टिकल आगे बढ़ रहा है तो उसका x एक्सिस वेलोसिटी नहीं बदलेगा, y एक्सिस वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा, मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद जीरो हो जाएगा, और उसके आगे धीरे धीरे उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा और कहाँ हिट कर जाएगा, ग्राउंड पे फिर से वो पहुंच जाएगा। तो आप यहाँ पर ये बात लिख सकते हो क्या कि वेलोसिटी का y घटक पहले क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, फिर वेलोसिटी का y घटक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर उसके बाद वेलोसिटी का y घटक अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, बढ़ने लगेगा, यानी नीचे के डायरेक्शन में क्या होगा, बढ़ने लगेगा। आप इसको अपने हिसाब से लैंग्वेज में लिख सकते हो, केवल हम ऑब्जर्वेशन को ध्यान दे रहे हैं। और एक बात याद रखना, एट मैक्सिमम हाइट, इस बात को आप याद रखना, एट h मैक्स यानी मैक्सिमम हाइट पर क्या जो वेलोसिटी का x घटक होगा वो तो कितना होगा, u cos थीटा, क्योंकि अगर शुरू में वेलोसिटी u cos थीटा था तो पूरे मोशन के दौरान उसका x में वेलोसिटी नहीं बदलेगा, वही u cos थीटा ही होगा, लेकिन y का वेलोसिटी, y घटक वाला वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। ये बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपको ये बात याद है तो फिर हम लोग अब आगे देखेंगे। अगर आपको जो भी कॉपी करना आप इसे कॉपी करो, फिर हम देखेंगे कि पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको पता है ना टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, उड्डयन का समय। पार्टिकल कितने टाइम उड़ा मतलब कितने टाइम हवा में रहा, तो जब पार्टिकल यहां से चल के यहां तक पहुंचा तो कितने टाइम पर यहां पर पहुंचा, सेम लेवल पर पार्टिकल कितने टाइम पहुंचा, ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड्डयन का समय। फिर आपको पता है टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, कितना टाइम ऊपर गया उसे कहते हैं टाइम ऑफ असेंट, और कितना टाइम नीचे आया उसे बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो जितना टाइम ऑफ असेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होता है। बात समझ में आ रहा है ना? फिर हम देखेंगे कितना इसका रेंज होता है, यानी कितना दूरी आगे चलता है पार्टिकल। बात समझ में आ रहा है? फिर देखेंगे मैक्सिमम हाइट कितना होता है, यानी पार्टिकल अगर आपको उसका प्रारंभिक u दे दिया जाए और कितना एंगल दे दिया जाए तो आप बता सकते हो कि कितना ऊपर तक जाएगा। तो क्या फिर देखेंगे मैक्सिमम हाइट उसका कितना होगा, तो पहले आप ये कॉपी करो। तो चलो अब हम देखते हैं क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, उड्डयन का समय। उड्डयन का समय आपको बताया ना अभी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, क्या बताया मैंने कि एक बार फिर से वैसे देखो, जैसे मान लो ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, और मान लो आपका वाई एक्सिस है। जब कोई पार्टिकल, किसी पार्टिकल को आपने u वेलोसिटी से फेंका,
मान लो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए। आपको पता है कि जब किसी पार्टिकल को फेंकोगे तो पहली बात तो ग्रेविटी हमेशा किधर लगेगा, नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। ग्रेविटी एक प्रकार का क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो क्या एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में देखो कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं, इतना एंगल बन रहा है। तो जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में कुछ एंगल बनता है तो पार्टिकल कैसा मोशन करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। तो सीधी सी बात है, पार्टिकल आपका प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और इस तरीके से जाके यहाँ पर क्या होगा, गिर जाएगा। तो यहां से पहुंच के जमीन पर फिर गिरने में वो जो टाइम लगेगा, उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी उड्डयन का समय। ठीक है, हम क्या करते हैं, दो तरीके से उड्डयन का समय निकालते हैं। पहला जो तरीका है, आपको पता है कि देखो पार्टिकल जब चलता 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 यहां पर पहुंचेगा, क्योंकि अभी आपका 2D मोशन है, हर पॉइंट पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा उसका दो घटक होगा, एक x घटक होगा और एक y घटक होगा। अभी आपको पता है कि x घटक पार्टिकल का नहीं बदलता है, जितना पार्टिकल का, अब यहाँ पर बताओ, ये u का एक घटक इधर होगा u cos थीटा, और u का एक घटक इधर होगा कितना, u sin थीटा। यानी u का जो x घटक है वो कितना है, u cos थीटा, और u का जो y घटक है वो कितना है, u sin थीटा। एक्सीलरेशन पूरा पूरा y डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, तो ax बराबर कितना है 0 और ay बराबर कितना है -g, क्योंकि नीचे की तरफ इसलिए माइनस। आपको बताया कि जो x एक्सिस में वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी का घटक नहीं बदलता है। यानी जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो उसके पास भी कुछ वेलोसिटी x होगा और कुछ वेलोसिटी y होगा। जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो उसके पास पूरा का पूरा वेलोसिटी x हो जाएगा, y की वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। पार्टिकल का y एक्सिस में जो y के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी धीरे धीरे घट घट के कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट में पहुंचते पहुंचते कितना हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर है, नीचे। अगर एक्सीलरेशन नीचे है तो वेलोसिटी जो भी शुरुआत में रहेगा फिर आगे चल के अब कम हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल ग्रेविटी उसे नीचे खींचना चाह रहा है। फिर y वेलोसिटी और कम होगा, और जब मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा तो वहां पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पर vy बराबर कितना हो जाएगा 0, और ux तो वही रहेगा जो शुरुआत में था, कितना, u cos थीटा। ये कहाँ का बात है, एट मैक्सिमम हाइट, HEIGST, अधिकतम ऊंचाई पर उसका y एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा 0। ये बात समझ आ रहा है ना। और फिर धीरे धीरे वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में आएगा। ये सिंपल ऐसा है, जब किसी पार्टिकल को आप ऊपर फेंकते हो तो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी घटते घटते 0 हो जाता है। जहां वेलोसिटी 0 होगा फिर वहीं से वो नीचे आना स्टार्ट कर देता है। तो y एक्सिस के लिए आप वैसे ही सोचे, और x एक्सिस के लिए हमेशा उसका वेलोसिटी उतना ही रहेगा। तो अगर हमको मैक्सिमम, क्योंकि आपको पता है जितना टाइम ऊपर जाने में लेता है उतना ही टाइम नीचे आने में, तो यहां से यहां तक ही ऊपर गया है तो कुछ टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में लिया होगा, और कुछ टाइम यहां से यहां तक आने, तो जितना टाइम यहां तक पहुंचने में लिया उतना ही टाइम यहां तक वापस आने में मिलेगा। यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लेता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ असेंट, ऊपर जाने का समय। और यहां से यहां तक आने में जो टाइम लेता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, यानी नीचे जाने का समय। टाइम ऑफ असेंट को आप किससे दर्शाते हो, टी से, और टाइम ऑफ डिसेंट को आप किससे दर्शाते हो, टीडी से। तो अगर आपको टाइम ऑफ असेंट पता चल जाए, यानी ऊपर जाने में कितना टाइम ले रहा है, तो उसी टाइम का दुगना कर दोगे, पूरा टाइम मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने में उतने टाइम नीचे आने में, यानी ऊपर जाने के टाइम का दुगना कर दोगे टोटल टाइम मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ असेंट। और टाइम ऑफ असेंट निकालने का मतलब वो टाइम जब पार्टिकल कहाँ पहुंचा है, मैक्सिमम हाइट पर। ऊपर जाने का टाइम मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुका है, अब उसके बाद नीचे जाएगा। तो आपको पता है क्या, एट मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई पर क्या पार्टिकल का Vy कितना होता है, y डायरेक्शन वेलोसिटी कितना हो जाता है 0। अरे मैक्सिमम हाइट में पार्टिकल का y एक्सिस वाला वेलोसिटी 0 होता कि नहीं होता है, वेलोसिटी का जो y घटक होता है वो 0 हो जाता नहीं हो जाता है घटते घटते। तो यही मैंने लिखा Vy बराबर 0। और v, क्योंकि आपको पता है, आपको भी जस्ट मैंने बताया कि आपको x एक्सिस में अलग से तीनों इक्वेशन लगाना है, y एक्सिस में आपके लिए 3 अलग इक्वेशन उपलब्ध है। अब ऐसा नहीं कि आपको तीनों लगाना है, जो काम होगा वही लगाओगे, लेकिन x एक्सिस के लिए अलग से लगाओगे, y एक्सिस के लिए अलग से लगाओगे। तो v बराबर u प्लस at होता कि नहीं होता है, यानी जहां v है हम यहाँ पर क्या ऐसा लिख सकता है, v बराबर u प्लस at, ऐसा लिख सकता हूं ना। तो v y एक्सिस के लिए लगा रहे हो, तो y एक्सिस के लिए vy लिखोगे, y एक्सिस के लिए a नहीं लिखोगे, a y लिखोगे, और ये किसके बराबर है 0 के। और यहाँ पर जो आपको t मिलेगा वो t क्या हो जाएगा, ta। अरे यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो टाइम ले रहा है उसी को तो मैं टाइम ऑफ असेंट कर रहा हूँ, तो मैं टाइम ऑफ असेंट के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये t क्या हो जाएगा, ta। हमको यही ta निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ui का वैल्यू है कितना, u sin थीटा। देखो ui बराबर u sin थीटा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना, u sin थीटा प्लस ay का वैल्यू कितना है, देख के बताओ, -g इंटू टी ए बराबर कितना होगा 0। तो u sin थीटा प्लस माइनस माइनस
जी टी ए बराबर कितना हुआ 0। तो यू साइन थीटा माइनस उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस टी, और टी ए का वैल्यू निकाले जो जी जो आपका गुणा है इधर आके क्या आ जाएगा भाग हो जाएगा। यानी हम यहाँ से ये जो टी ए है तो टी ए बराबर कितना लिख सकते हैं, गुणा इधर आके भाग होगा, यानी यू साइन थीटा अपान जी। ये आपका क्या हुआ टाइम ऑफ असेंट। तो अगर ये टाइम ऑफ असेंट है तो टाइम ऑफ डिसेंट भी यही होगा। अरे ऊपर जाने का टाइम अगर यू साइन थीटा बाई जी है तो नीचे आने का भी टाइम कितना होगा यू साइन थीटा अपान जी। तो अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपको ये तो निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कैपिटल टी मान लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी मान लेते हैं, तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर जाएगा प्लस नीचे आएगा, यही तो टोटल आपका टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ टाइम ऑफ असेंट का वैल्यू कितना है यू साइन थीटा पान जी, और टाइम ऑफ डिसेंट का वैल्यू कितना है यू साइन थीटा पान जी। तो जब दोनों हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, तो अंश जुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा 2 यू साइन थीटा अपान जी। ये आपका क्या हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको ये फार्मूला याद रखना है, बात समझ में आ रहा है ना, आपको ये फार्मूला याद रखना। आप वहां पर जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े हो गुरुत्व के अधीन गति, तो जब किसी पार्टिकल को आपने यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका है तो वो कितने टाइम में नीचे आता था, वहां पर आप डायरेक्ट पढ़ते थे टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर यू बाई सॉरी 2 यू बाई जी। तो यहाँ पर क्यों 2 यू साइन थीटा बाई जी आया, क्योंकि जब पार्टिकल ऊपर नीचे जाता है तो उसका एक्स एक्सिस के घटक से कोई मतलब नहीं है, उसका जो पूरा मतलब है वाई एक्सिस में उसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो वाई घटक है वो देखो, तो वेलोसिटी का वाई घटक कितना था यू साइन थीटा ही था, तो जहां यू है वहां पर आप यू साइन थीटा लिख सकते हो। तो ये तो फार्मूला एक नहीं आया, तो समझ में आ रहा है ये चीज ना। तो ये आपका क्या है, जब किसी पार्टिकल को किसी कण को ग्राउंड से थीटा एंगल बनाते हुए यू वेलोसिटी से फेंकोगे, यू इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर यू क्या है उसका वेलोसिटी का एक्स घटक की वेलोसिटी का वाई घटक, ना तो एक्स घटक ना तो वाई घटक, वेलोसिटी का नेट यानी एक्स प्लस वाई दोनों का मिला के ये है। ये बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर ये u बोले तो नेट वेलोसिटी का पर, क्योंकि वेलोसिटी आपका सदिश राशि है, वेग आपका सदिश राशि है, आपका प्रारंभिक वेग है, तो वेग का डायरेक्शन बनाने के लिए मैंने तीर बना दिया और ये केवल परिमाण को इंडिकेट कर रहा है। जैसे मान लो किसी पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकंड से फेंके, 50 मीटर पर सेकंड से फेंके, कितने वेलोसिटी से फेंके, वो आपका ये वेलोसिटी है। तो u क्या हुआ समझ में आ रहा है, और थीटा क्या है इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन से ग्राउंड के बीच का एंगल, ग्राउंड से कितने एंगल पे आपने इस पार्टिकल फेंका वो आपका थीटा है। और जी तो आप जानते हो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप 10 यूज करोगे, और क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया है कि 9.8 यूज करो तो आपका फर्ज है फिर 9.8 ही आपको यूज करना है। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम चलते इसी को दूसरे मेथड से निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को। ठीक है, तो आप कॉपी कर चुके होंगे इसे। अब ध्यान से देखो कैसे हम निकालेंगे दूसरे मेथड से। आपको पता है जब ये पार्टिकल चलते चलते यहां पर पहुंच जाएगा यानी ग्राउंड पर पहुंचेगा तो उस केस में क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। जब पार्टिकल चलते चलते ग्राउंड पर पहुंचेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0? बिल्कुल नहीं। क्यों, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल यहां है, पार्टिकल पहुंचा यहां पर, तो उसके बीच का तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ ना, तो 0 कहां से हुआ। हाँ, पार्टिकल जब यहां से चलते चलते यहां पर पहुंचा तो सेम लेवल पर आ गया, तो वाई में कुछ नहीं चला है, तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यानी वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। लेकिन एक्स डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट पूरा हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर है। आपको बताया ना कि जब पार्टिकल चल के पूरा ग्राउंड पहुंचता है तो यहां से यहां तक यानी एक्स एक्सिस में जो पूरा चला उसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास। बात समझ आ रहा है ना। लेकिन जब पार्टिकल यहां से चल के यहां पहुंचा तो वाई डायरेक्शन में कितना चला, बिल्कुल नहीं चला, कुछ भी नहीं चला, चलने को चला लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कब होता, कुछ ना कुछ, जब वो यहां से यहां तक चलता तो देखो कुछ ऊपर है, वो यहां से चल के यहां पहुंचा देखो भी इस लेवल से कुछ ऊपर है, तब वहां पर वाई में कुछ डिस्प्लेसमेंट आता। लेकिन जब पार्टिकल यहां से चल के यहां पर पहुंच गया तो सेम लेवल में आ गया, ऊपर तो कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट रहा ही नहीं ना। इसका मतलब हर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, ऐसा टाइम जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए वाई डायरेक्शन में, 0। यानी डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन ये कितना आ जाएगा, 0। किसके लिए, जब टाइम कितना हो जाएगा, मतलब जो हम स्मॉल टी, टाइम को हम लोग इक्वेशन में स्मॉल टी लिखते हैं ना, स्मॉल टी किसके बराबर हो जाए, कैपिटल टी। कैपिटल टी यानी टाइम ऑफ फ्लाइट,
उड्डयन का समय, उड्डयन का समय भी इसे हम बोलते हैं। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो जब टाइम आपका टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ऐसा टाइम जब पार्टिकल चलते चलते कहां पर पहुंच जाए, ग्राउंड पर पहुंच जाए। तो जब पार्टिकल ग्राउंड पर चलते चलते पहुंच जाएगा, उस केस में उसका वाई डायरेक्शन में विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। अब बताओ फार्मूला आपको पता है, यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आप जानते हो कि नहीं जानते हो। तो यस बराबर हम लिख सकते हो क्या, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये बराबर कितना होगा 0। तो हम ये किसके लिए लगा रहे हैं, वाई एक्सिस के लिए लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो u होगा हम इसको क्या लिखेंगे, यू वाई, और t क्या है, कैपिटल T प्लस हाफ ए क्या है, ए को हम लिखेंगे ए वाई, क्योंकि वाई एक्सिस के लिए आप लगा रहे हो ना, आपको वाई एक्सिस के लिए पूरा अलग से लगाना है। जब एक्स में लगाओगे तो एक्स के लिए लगाना है। और कैपिटल टी का वैल्यू क्या, यहाँ पर स्मॉल टी को हम क्या लिख रहे हैं, कैपिटल टी का स्क्वायर। तो क्या कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी यहाँ से कॉमन ले सकते हो नहीं ले सकते हो। तो यहाँ से अगर आप कैपिटल टी कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यू वाई, और यू वाई का वैल्यू है कितना, यू साइन थीटा। क्लियर, चलो प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू है कितना, और ये आपका क्या है, कैपिटल टी, ये बराबर 0। तो ध्यान से देखो, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, u साइन थीटा प्लस माइनस माइनस जी बाई 2t बराबर 0। अब आपको पता है कि जब दो चीज गुणा में होता है तो या तो पहला फैक्टर 0 होगा या तो दूसरा गुणनखंड 0 होगा। आप क्लास 10 में द्विघात समीकरण हल किए हो नहीं हल किए हो, जब द्विघात समीकरण हल करते तो ये तो करते हो, या तो ये गुणनखंड 0 होगा या तो ये गुणनखंड 0 होगा। तो या तो दिस इंप्लाइज दैट t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, पार्टिकल यहाँ पर था। और सही बात है, जब पार्टिकल यहाँ पर था उस समय भी वाई में उसका वेलोसिटी कितना, वाई में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा, 0। जब पार्टिकल यहाँ पे था तो वाई में कुछ नहीं चल रहा होगा ना, तो वाई में डिस्प्लेसमेंट 0 था। तो यहाँ से आपको टी बराबर 0 मिलेगा, या यू, या तो ये पूरा 0 होगा, यानी यू साइन थीटा माइनस जी बाई 2, ये किसके, टी, ये किसके बराबर होगा, 0 के। तो क्या हम इसके आगे इधर कर रहे हैं, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी आप क्या लिख सकते हो, u साइन थीटा बराबर जी टी बाई 2, और यहाँ से आप ये भाग इधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी 2u साइन थीटा बराबर जी टी, और यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, t बराबर 2u साइन थीटा अपान जी। यही तो इसके पहले भी मेथड से आया था, 2u साइन थीटा बाई जी। ये है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन का समय, यानी पार्टिकल जब ग्राउंड से चल के ग्राउंड में जाएगा तो टोटल कितना टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा। जैसे आपको दे दीजिए कोई एक कण है, वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंके, और कितना अंश का कोण बनाते हैं, मान लो ग्राउंड से 30 अंश का कोण बनाते हैं। कण को कितने वेलोसिटी से फेंके, 20 मीटर पर सेकंड, कितना एंगल बनाते हुए, 30 अंश का एंगल बनाते हुए। तो बताओ वो कितने टाइम पे ग्राउंड पहुंच जाएगा, आप बता सकते हो। टी बराबर कितना, 2u, u का वैल्यू कितना है 20, और साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 30, और बटे जी का वैल्यू हम चलो करें 10 आप ले लो, और साइन 30 अंश को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, 10 गुना 20 से 20 कैंसिल, तो टी बराबर कितना है, यानी 2 सेकंड। अगर पार्टिकल को आपने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से का, तो 2 ही सेकंड में वो ग्राउंड पे चल के वापस आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या इस तरीके से आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो। तो आप पहले ये कॉपी करना था, आप इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, सॉरी मैक्सिमम हाइट। अगर पार्टिकल को आपने यू वेलोसिटी से फेंका, थीटा एंगल बनाते हैं, तो मैक्सिमम कितना हाइट तक वो जाएगा, कितना हाइट तक जाने का मतलब वो कितना ऊपर तक जाएगा। अगर आपने वेलोसिटी बढ़ा दी तो और ऊपर जाएगा, और तेज से फेंके तो और ऊपर जाएगा। एंगल कम ज्यादा करोगे तो उसका हाइट अलग अलग आएगा। आप छोटे एंगल फेंकोगे तो गिर जाएगा, और ज्यादा एंगल बढ़ाओगे तो और आगे जाएगा, और ऊपर जाएगा, और ज्यादा एंगल फेंकोगे और ऊपर ज्यादा जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो यानी उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना आएगा, कितने वेलोसिटी से फेंके, कितने एंगल पे फेंकेंगे तो उसका मैक्सिमम हाइट कितना आएगा, पार्टिकल कितना ऊपर तक जाएगा, तो ये निकालना है। तो पहले आप क्या करो, इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं उसका मैक्सिमम हाइट। कॉपी कर चुके होगे आप सब। तो अब देखो पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट, तो आप इसमें सेकंड हेडिंग अब लगाओ, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट को हम किससे दर्शाएंगे, कैपिटल एस से, अधिकतम ऊंचाई। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, अधिकतम ऊंचाई। अब ध्यान से फिर से देखो, हम इस फिगर को इरेज करके फिर से बनाते हैं आपके लिए। जैसे मान लो कि ये आपका वाई एक्सिस है, दैट इज एक्स एक्सिस, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। पार्टिकल को, ये उस पार्टिकल को आपने u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, ग्राउंड से थीटा कोण बनाते हुए आपने u वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंका, तो पार्टिकल क्या होगा, इस तरीके से आके आपका ग्राउंड पे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो पार्टिकल मैक्सिमम कितना हाइट चला,
पार्टिकल ये कितना अधिकतम ऊंचाई चला, इसी को हम क्या बोलते हैं, एच मैक्स, यानी अधिकतम ऊंचाई। तो अब बताओ क्या पार्टिकल कितने टाइम पे यहां पर पहुंचेगा, आपको पता है कि नहीं पता है? आपको क्या है पता है कि पार्टिकल कितने टाइम पे यहां पर पहुंचेगा? बिल्कुल पता है। इसके जस्ट पहले आपने टाइम ऑफ असेंट निकाला है, ऊपर जाने का समय। तो पार्टिकल जब तक ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, तो जितने टाइम ऊपर चला है उतने लास्ट वही उतने टाइम पे उसका जो मैक्सिमम हाइट होगा, वाई एक्सिस में जो विस्थापन होगा वही तो मैक्सिमम हाइट होगा, क्योंकि उस टाइम के बाद तो पार्टिकल नीचे आना स्टार्ट कर देगा। बोलो उतने टाइम के बाद, यानी टाइम ऑफ असेंट जो आपने टाइम निकाला है वो कौन सा टाइम है? टाइम ऑफ असेंट का मतलब है क्या? टाइम ऑफ असेंट का मतलब क्या है? पार्टिकल कितने टाइम में ऊपर गया है, पार्टिकल जब तक ऊपर गया है वो समय है। तो उतने टाइम में पार्टिकल एकदम ऊपर जा चुका है, उसके बाद तो पार्टिकल नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो उतने टाइम में पार्टिकल ऊपर कितना गया है, वही तो आपका मैक्सिमम हाइट नहीं है। यानी आपको क्या करना है, वाई एक्सिस में आप डिस्प्लेसमेंट देख लो कितने टाइम में, टाइम ऑफ असेंट में। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, वाई एक्सिस में तय की गई अधिकतम दूरी। बात समझ में आ रहा है ना? वाई एक्सिस में तय की गई जो अधिकतम ऊंचाई होगी, अधिकतम दूरी होगी, वही तो आपका एच मैक्स होगा, अधिकतम ऊंचाई होगा। तो ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर पार्टिकल को आपने यू वेलोसिटी से फेंका है, पार्टिकल को अगर आपने यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए फेंका है, तो इस पार्टिकल का जो यक्स घटक होगा वेलोसिटी का वो कितना होगा, यू cos थीटा, और जो वाई घटक होगा वो कितना होगा, यू sin थीटा। और आपको पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्स टुवर्ड द अर्थ, यानी जो ax होगा वो तो कुछ नहीं होगा, एक्स एक्सिस में कुछ नहीं एक्सीलरेशन होगा यार, जो एक्सीलरेशन होगा पूरा पूरा किधर होगा, वाई एक्सिस में। यानी जो ए वाई होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस जी। माइनस क्यों? क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में। और आपको इस केस में जो हमें टाइम लेना है, तो टाइम कितना लेना है, टाइम ऑफ असेंट के बराबर है। और टाइम ऑफ असेंट आपने निकाला कितना इसके पहले, यू sin थीटा अपान जी। आपको वाई एक्सिस में विस्थापन निकालना है, जो वाई एक्सिस में विस्थापन आएगा वही तो आपका एच मैक्स है। तो वाई एक्सिस में विस्थापन मतलब यस वाई का मतलब वाई एक्सिस में विस्थापन। तो चूंकि एस बराबर होता क्या था, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही तो होता है। तो हम केवल यू नहीं लिखेंगे, यू आई लिखेंगे, टी नहीं लिखेंगे, टी ए लिखेंगे, ए वाई और यहाँ पर टी वाई। तो यस वाई ये तो आपका है एच मैक्स यार, इतने टाइम में जो आपका विस्थापन है वही तो आपका मैक्सिमम हाइट है। तो कितना हो जाएगा, यू आई का वैल्यू देख बताओ कितना है, यू sin थीटा। और टी ए का वैल्यू कितना है, यू sin थीटा अपान जी प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू कितना है, माइनस जी। और टी वाई का वैल्यू कितना है, टी वाई नहीं लिखना, इसे टी ए लिखो ना, क्योंकि टाइम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का अलग अलग नहीं होता, दोनों का टाइम सेम होता है। तो टाइम में आप वाई घटक और एक्स घटक नहीं कर सकते। तो टी ए का वैल्यू है कितना, यू sin थीटा अपान जी, और इसका है क्या, स्क्वायर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो सॉल्व कर दो इसे, यू का यू में मल्टीप्लाई करोगे यू स्क्वायर आएगा, sin थीटा का sin थीटा मल्टीप्लाई करोगे sin स्क्वायर थीटा आएगा, और यहाँ पर क्या है अपान जी, प्लस माइनस माइनस लिख सकते हो हाफ। देखो ये जी है और ये जी का स्क्वायर है, जी का स्क्वायर है, क्योंकि इस पूरे का होल स्क्वायर, जब पूरे का स्क्वायर यानी जी का भी स्क्वायर है, तो एक जी से एक जी कैंसिल होगा, तो आपका हर में जी बचेगा। और ये u sin थीटा का स्क्वायर है, इसका मतलब u का भी स्क्वायर है और sin स्क्वायर थीटा भी है। तो क्या यहाँ से आप u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपान जी कॉमन ले सकते हो, नहीं कॉमन ले सकते हो। तो जब यहाँ से u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपान जी कॉमन लोगे, तो यहाँ पर बचा कितना 1, और यहाँ पर कितना बचेगा 1/2। तो बटे 1 करके इसे घटा सकते हो। अरे यार इतना मत घटाओ, इतना अपने आप सीधा देखो ना, 1 में से आधा घटाओगे आधा ही तो आएगा, 1/2 मतलब हाफ। तो जब 1 में से आधा घटाओगे तो आपको यहाँ पर मिला कितना, मैक्सिमम हाइट कितना मिला, यू स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपान जी इंटू आधा, यानी हाफ 1/2। तो ये क्या, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो क्या, यू स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपान 2g, ये आपका क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो आपको याद रखना है, जब किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थीटा कोण बनाते हुए ग्राउंड के साथ आप फेंकोगे, तो टोटल कितना टाइम लेगा, या ऊपर जाने में जो टाइम लेगा वो कितना होगा, यू sin थीटा अपान जी। जो नीचे आने में टाइम लेगा वो कितना लेगा, यू sin थीटा अपान जी।
और जो टोटल टाइम लेगा वो कितना लेगा 2u sin थीटा अपान जी। और उस केस में मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। इन फार्मूलाज को आपको याद रखना है। बात समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या देखेंगे इसका रेंज कितना, इसका रेंज होगा यानी कितना आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना करते हैं, हम रेंज को अब कल देखेंगे अगले लेक्चर में। तो आप पहले यहाँ तक कॉपी करना था, आप इसे कॉपी कर लो तो ठीक है। फिर आज हम यहीं तक करते हैं। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।